वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये होगा आपका मिशन 2021 का क्लास नंबर 73 होगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेक्टर की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी जो हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाओ भाई, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई फटाफट से, है ना। चलो जी, मिशन 2021 की क्लास नंबर आपके पास क्लास नंबर 73 ये होने वाली है। ये है हमारी टीम ऑफ आरएस सर जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है मेहनत करने के लिए। दिन रात ये टीम आपके एफर्ट्स कर रही है। चाहे आपके पास वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे PYQs हो, चाहे कोई भी क्लास हो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। कॉन्सेप्ट प्लस आपकी प्रैक्टिस, हर काम में तीनों सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में ऐसा आइकन दिखेगा, वहाँ पे उस ऐप को आप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप ऑल इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी फिजिक्स के नंबर 1 एजुकेटर उनको फॉलो करिएगा। राम स्वरूप जियानी सर को फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद में उनकी क्लासेस को आप एंजॉय कर सकते हो। सुबह 8 बजे क्लास आती है, दूसरी क्लास 8:30 बजे शाम को आती है। और प्लस का अगर कोई आपको परचेज करना हो, प्लस का कोई कोर्स परचेज करना हो तो प्लस की क्लासें एक इंदिरा बैच है, एक वायु बैच है। 2 बैचेज उनके रनिंग में है। उन दोनों में से कोई सा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच सर ने और स्टार्ट किया है 6 to 7 PM, ये दूसरा तीसरा बैच है। इसकी क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो, कोई सा भी कोर्स आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी पर तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस ये रहेगा। लेकिन अगर आपने ये कोड अप्लाई कर दिया तो इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, RSL लाइव कोड अप्लाई करते हो। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये वाला कोड अनलॉक कोड भी है, या प्लस के हर कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यही कोड यूज करना है 10% ऑफ के लिए। लेकिन जल्द ही ये चीज़ अपडेट होने वाली है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो फटाफट से ले लेना, अदरवाइज ये 10% की जगह अब आपका 5% में कन्वर्ट होने वाला है, ध्यान रखना। मेरी 3 क्लासें आपके यहाँ पर आती है YT पर। एक आती है सुबह 9 बजे क्लास आती है दंगल बैच का। उसके बाद में 11 बजे क्लास आता है। उसके बाद में कई बार 2:30 पे आ जाता है, कई बार 2 PM पे आपका क्लास आ जाता है। ये आपका ओनली प्रैक्टिस सेशन रहता है। इस क्लास के अंदर आज 2 PM पर जो क्लास आपका होगा उस क्लास के अंदर मैं लिमिट्स का पार्ट नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करूंगा और आज ही इसको गेम ओवर कर दूंगा मैं। ध्यान रखिएगा, सब बच्चों के लिए वो क्लास है, ध्यान रखना। लिमिट्स का पार्ट नंबर 2 जो क्लास आती है आपकी 2 PM पे, RS अग्रवाल की बुक का सोल्यूशन जिसके अंदर चल रहा है, जरूर से आप ज्वाइन करना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीम RS सर, टीम स्पेस RS सर, जहाँ पे हर क्लास का PDF आपको सेंड कर दिया जाता है। कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाना हो तो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, टीम स्पेस RS सर। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ, बेटा फटाफट से आ जाओ। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और क्लास में पेटी पे एक होकर बैठ जाओ। 1 घंटे तक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करने हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। बच्चा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी टाइप की कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर नहीं, जब क्लास आपकी सेव हो जाती है तो, क्लास सेव हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका इंतजार करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका वो डाउट मैं क्लियर करा दूंगा। फटाफट से आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स, फटाफट से माँ बाप के सम्मान के लिए, ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाए कि माँ बाप अपने लिए क्या क्या कर रहे हैं, अपन उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, ताकि उनकी तरफ थोड़ा सा सोचकर अपने मन के अंदर वो डिसिप्लिन आ जाए, वो डिटर्मिनेशन आ जाए, वो डेडिकेशन आ जाए, है ना, वो रुतबा आना चाहिए। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन आपका। कल एक बच्चे ने कहा था कि गुरुजी ये वाली चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, कि जरा समझना बेटा। जो कल के लिए एक बच्चे ने कमेंट किया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गुरुजी अगर आपके पास A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास 1 है तो A+B के मैग्नीट्यूड के बारे में आप क्या बता सकते हो, है ना। A+B के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बता सकते हो कि ये 1 हो सकता है या 1 नहीं हो सकता, क्या होगा 1 से ज़्यादा। तो उस बच्चे ने ये भी लिखा था कि गुरुजी मैं इसमें कन्फ्यूज इस वजह से हूँ कि A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड अगर 1 है
तो ए का मैग्नीट्यूड 1 रखा, बी का मैग्नीट्यूड 1 रखा, तो गुरुजी ये तो आपका 2 आना चाहिए 100%। बेटा ऐसा नहीं होता है, ये तो आपके पास वेक्टर लिखे हुए हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो दोनों के अंदर अलग अलग चीज होती है। वेक्टर लिखना और उसका मैग्नीट्यूड लिखना गलत बात है। अभी भी एक बच्चे ने जवाब दिया, विजय शर्मा ने, वो गलत आंसर है 2। मैं बताता हूँ कैसे। बच्चा जब भी आपको किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो मैग्नीट्यूड इस तरीके से आता है, और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर किया तो ये लिखा जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। कल मैंने आपको इसको डायरेक्ट भी लिखना सिखाया था। मैंने लिखना सिखाया था कि अगर आपके पास ऐसा हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या होता है कोस थीटा। ये बात आपके समझ में आई होगी कि गुरुजी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ना आपके पास, वो आपके पास ऐसा होगा। अगर बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसकी जगह ए का बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा आपके पास आएगा। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कोस थीटा आ जाएगा। अब रही बात, अगर बच्चा मैं कहूँ आपके पास कि कोस थीटा बराबर अगर 0 है, कोस थीटा बराबर अगर आपके पास 0 है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर मैं थीटा बराबर 0 करता हूँ, कोस थीटा बराबर 0, तो जरा देखो कि कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया क्या? आपकी गणित के अनुसार तो ऐसा हो गया कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड गुरुजी 2 हो गया, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे, कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर बच्चा मैं एंगल को मान लूँ 120, थीटा बराबर 120 मानूँ, तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर थीटा बराबर मैंने 120 मान लिया, थीटा बराबर 120 अगर यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कोस 120, और कोस 120 का मान कितना होगा मेरे भाई, कोस 120 का मान -1/2। ये इसे कट गया, -1 में से आपने माइनस किया 1, इसका मतलब भाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, 1 के बराबर। बात आई क्या, समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई? यहाँ से क्लियर हुआ? ये 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। तो भाई जब भी आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना, वो डिपेंड करता है कि गुरुजी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर मैं लिखूँ थीटा बराबर अगर आपके पास 90 हो, तब आपके पास √2 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ मुझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिस बच्चे ने कल कमेंट किया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ए का मैग्नीट्यूड 1 हो, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो, तो गुरुजी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और वो कैसे हुआ? मैंने उसमें आंसर दिया 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता, तो उसका रीजन आप देख लो कि ये इतना रीजन है उसका। क्लियर हुआ? हाँ बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, गोरी लाल ने पूछा था, गोरी लाल ने, तो ये हुई बात आपके पास इसकी। कल मैंने बेटा कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, देखिए याद है क्या काफी बच्चों को? मैंने कहा था आपके पास जो मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको कराया था, डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको कराया था उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई थी, और वो मैंने ऐसा लिखाया था बच्चा, जब भी आपके पास a प्लस बी का मोड का स्क्वायर हो तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे, a के मोड का स्क्वायर b के मोड का स्क्वायर प्लस 2a का मोड और b का मोड और इंटू कोस थीटा। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। दूसरी बात, अगर बच्चा मैं ये बताऊँ आपके पास कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर a के मोड का स्क्वायर प्लस b के मोड के स्क्वायर के बराबर हो, तो मुझे बता सकते हो क्या वेक्टर में रिलेशन क्या होगा? वेक्टर के अंदर रिलेशन क्या होगा? जब ऐसी प्रॉपर्टी कहीं पे लग रही हो, तो मैंने पूछा कि a एंड b के अंदर रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन a एंड b, रिलेशन बिटवीन a एंड b, a वेक्टर और b वेक्टर के अंदर आपको रिलेशन बताना है, क्या होगा? बोलो क्या होगा, फटाफट से बताओ, बोलो 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 फटाफट से। एक बच्चे ने जवाब दिया टिकटॉक इंडिया, लंब होगा। बहुत बढ़िया, बोलो 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 परपेंडिकुलर। बहुत बेटा पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल के केस में एंगल 0 होता है मेरे भाई, पैरेलल के केस में
बेटा ये वाली चीज, इतनी सी चीज बच रही है, इसका मतलब ये गायब हो गई। ये गायब कब होगी? जब थीटा बराबर 90 होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इस केस के अंदर जो वेक्टर होंगे वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा केस कहीं पे दिया हुआ जाए तो क्या कहोगे कि गुरुजी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। चलो बच्चा, आपके पास अगर मैं ऐसा कहूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाए तो गुरुजी तब आपके पास इस केस के अंदर आप जरा देखो कि गुरुजी इसका स्क्वायर करेंगे। ये वाला केस अगर आ जाए तो ध्यान रखना, अगर ये इसका होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर के बराबर आ जाता है तब तो परपेंडिकुलर। अगर ये डायरेक्ट मोड जो है वो अलग अलग मोड के बराबर आ जाता है तब आपके पास दो जो वेक्टर आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल। ए प्लस बी का मोड बराबर ए का मोड प्लस बी का मोड हो तो ऐसे केस में ए जो होता है वो पैरेलल होता है बी के। क्लियर हो गया क्या? ए पैरेलल होगा बी के। तो यही गणित में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बेटा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, तो ये वाली चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। एक मैंने ये बताया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर अगर ए माइनस बी अगर आ जाए, प्लस का मोड और माइनस का मोड अगर बराबर आ जाए तो वो गणित होती है आपके पास कि ए लंबवत होता है बी पे, ए लंबवत होता है बी पे। प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर आता है ना तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास थे जो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको डिस्कस किए थे। टॉप मोस्ट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप याद रख लेना कॉन्सेप्ट के साथ में। अब हम चलते हैं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि अगर आपको निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर कोई भी एक वेक्टर का अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, गुरुजी प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रक्षेप। क्या होता है? प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? छाया। जैसे मान लो बच्चा कि आपके पास ऐसा दे रखा हो कि ये तो है आपका क्या? बी वेक्टर, ये तो है बी वेक्टर, और एक वेक्टर आपके पास ऐसे नीचे दिया हुआ है, ये वाला है ए वेक्टर। तो अगर इस वाली गणित को बोला जाए तो ये है आपके पास बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, प्रक्षेप निकालना हो इस बी का ए के ऊपर, तो ध्यान रखना ऐसे केस में जिसके ऊपर निकालते हैं उसका केप लेते हैं। इसका मतलब ये होगा आपके पास बी वेक्टर डॉट ए केप होगा, बी वेक्टर डॉट ए केप, या इसको क्या बोला जा सकता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये भी इसको बोला जा सकता है। ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन निकालना हो तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना हो इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर, जिसका निकालते हैं उसका डायरेक्ट वेक्टर, ठीक है। ये है बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, है ना, बी का ए के ऊपर। अगर मैं ऐसे लिखता बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिखा मैंने, है ना। अगर मैं लिखा ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर बी पर प्रोजेक्शन या प्रक्षेप, तो गुरुजी ये जो बात होती है आपके पास जिसके ऊपर होता है उसका केप लेते हैं, बी के ऊपर, तो इसका मतलब बी का केप ए वेक्टर डॉट बी केप, या गुरुजी इसको ऐसा लिख दिया जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हुई बात ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ क्या बेटा? नेवी की वैकेंसी अभी हमने क्लियर तो करी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं देखा था, मैं देखकर आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी तो शायद मुझे जहां तक लगता है कि वैकेंसी अभी नहीं आई है ना। क्लियर है? चलो जी, दिए ध्यान रखना बेटा, प्रोजेक्शन का ध्यान रखना, है ना, प्रोजेक्शन का ध्यान रखना। ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, और ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे बेटा। आज आपके पास मैथ्स का मैराथन आ रहा है, लिमिट्स का पार्ट नंबर 2, और ये आएगा आपका 2 PM पर। चाहे बच्चा दंगल बैच का हो, चाहे बच्चा मिशन 2021 बैच का हो, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आज 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये जो 3-4 केस बनते हैं ना, इन तीनों चारों केस का निपटारा होगा, सुनवाई होगी, है ना। तो आ जाना, इनका रिजल्ट सुना दूंगा मैं, ये तीनों केस आपके पास है। चलो बच्चा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंगल अगर निकालना हो तो एंगल कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है गुरुजी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू होता है कोस थीटा। यहाँ से अगर आप कोस थीटा निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये हुई बात आपके पास दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की। ये सारी गणित मैं बता चुका हूं, पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मान लो कि कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, ए वेक्टर पैरेलल है बी के, इस केस में थीटा बराबर होगा आपका 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये हुई बात आपके पास इसकी। अगर दो वेक्टर आपके पास लंबवत हो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी पे, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है 90, और थीटा बराबर 90 हो तो ए डॉट बी बराबर आपका क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा बच्चा मुझे आप एक चीज बताओ, है ना, एक चीज ये बताओ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी बराबर 0 है क्या? ए डॉट बी बराबर 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्या? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। अगर ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0 है, लेकिन ए डॉट बी बराबर अगर 0 है तो वेक्टरों के बीच में क्या कंडीशन होगी? अच्छा रेस्पेक्ट के अंदर, रेस्पेक्ट के अंदर जिसकी रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन, वैसे हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता तो नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में उसका एकांक सदिश लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं बेटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये वाला कोई जरूरी नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तब आपके पास ए और डॉट बी, ए डॉट बी बराबर 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दे रखा है ए डॉट बी बराबर अगर 0 है, अगर आपको दे रखा है ए डॉट बी बराबर 0 है, तो ये आपके पास कंपलसरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ए और बी दोनों में से 0 होंगे, ये आवश्यक नहीं है। ए डॉट बी बराबर 0 ये आवश्यक नहीं है कि ए लंबवत होगा बी के। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैग्नीट्यूड भी तो 0 हो सकता है। अरे मैग्नीट्यूड भी तो 0 हो सकता है, ध्यान रखो, पहले भी मैंने ये बात बताई है आपको, है ना। चलो 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 चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो कोई न कोई का मैग्नीट्यूड 0 है तब है, या परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। ये सवाल आया आपके पास, चलो भाई जवाब देना इस क्वेश्चन का, आप जवाब देना। ये सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो बताओ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट से, बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ कह नहीं सकते, यकीन से नहीं कह सकते हैं यकीन से नहीं कह सकते। चलो जी जवाब देना इस क्वेश्चन का। ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों को प्लस कर दो, एक आई केप और 2 आई केप मतलब 3 आई केप, 2 जे केप और वो जे केप कितना हो गया 3 जे केप हो गया, 3 के केप और 3 के केप मतलब आपका 6 के केप हो गया। और इसका क्या निकालना है मोड, 3 का स्क्वायर किया 9, 3 का स्क्वायर किया 9, 6 का स्क्वायर किया 36। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 18 प्लस आपके पास 36 आ गया, और 18 प्लस 36 अगर करोगे 8 और 6 14 और 3 और 1 4 1 5 54, अंडर रूट 54 आ गया आपके पास। 9 चीज़ें 54 होता है तो 3 अंडर रूट 6 आपके पास आ जाएगा, 3 अंडर रूट 6 राइट आंसर सही है क्या? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओहो मेरे बिना चाशनी के रसगुल्लो, प्यार में तो भारी कमी कर रखी है भाई आपने। अभी तो मैंने अब नजर डाली है 760 बच्चे लाइव है और लाइक में कितनी कंजूसी है, 590, क्या बात है कि खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? अरे खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? बताओ किसका है इम्तिहान है कि वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो ये इम्तिहान किसका है? कोई दूसरा का चक्कर है? खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? अरे हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पर पुराना मकान किसका है? उस पर तो पुराना मकान हमारा ही रहेगा, यादें तो हमारी ही रहेगी, भुला दो तुम चाहो तो। चलो जी अगला सवाल। अगर आपके पास ये 3 वेक्टर आ गए, ये 3 वेक्टर अगर आपके पास आ गए, सदिश अगर ये हैं तो आपको संभव त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। समद्विबाहु का मतलब है आइसोस्केलस है ना। समकोण का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो जी अगर आपके पास 3 वेक्टर है, ये 3 सदिश आपको दे रखे हैं, तो इन तीनों सदिशों के अंदर से आपको देखना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल बनाएंगे।
तो ऐसे टाइप के सवाल आपको करने के लिए करना क्या है, आपको इनका मैग्नीट्यूड लेना है, इनका परिमाण लेना है। अगर इस सदिश का आपने परिमाण लिया तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, इसका मतलब 9 4 13 और 1 14, मतलब आपके पास ये आएगा √14 एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 प्लस का 9 प्लस आपके पास 25, इसका मतलब √35 आया। इसका मैग्नीट्यूड आ गया √35। और तीसरे का कि गुरुजी इसके अंदर आपके पास आएगा 4 प्लस 1 प्लस 16, इसका मतलब गुरुजी √21 आ गया। क्या आ गया, √21 आ गया। आप जरा देखो कि इसके अंदर दो साइड बराबर नहीं है, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु नहीं है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 35 बराबर आपके पास 21 प्लस आपके पास 14, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। सही है क्या, समझ गए, राइट एंगल ट्राइंगल। आगे चलिए, आगे लो जी, अगर दोनों सदिशों के मापांक अगर बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो लेमडा का वैल्यू बताना है। गुरुजी मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस आपका 4, इसका मैग्नीट्यूड आ गया गुरुजी। दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना गुरुजी, 4 प्लस 1 प्लस आपके पास लेमडा, ऐसा आएगा। गुरुजी दोनों का वर्ग कर दो ना बराबर, अरे भाई लेमडा स्क्वायर बराबर लेमडा आएगा और लेमडा बराबर या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, तब आपके पास इसका काम बैठेगा और वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ क्या, क्लियर है, क्लियर हुआ, चलो जी डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अगला सवाल, ए और बी के मापांक 1 और 2 है और ए डॉट बी बराबर अगर आपके पास 1 है तो बताओ उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। अब यार बहुत ही सीधी बात है, दो वेक्टर के बीच में जब हम एंगल निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी बराबर आपके पास कितना है, 1, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2। कोस थीटा बराबर 1/2 है तो इसका मतलब थीटा बराबर बोलो कि गुरुजी π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत सीधी सी गणित है ये तो, बहुत ही सीधी सी गणित है। आगे चलूं, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, ए प्लस बी का सी पर प्रक्षेप चाहिए। ए प्लस बी तो आपके पास इधर है, ये तो रहा ए प्लस बी और इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर चाहिए, सी के ऊपर। ए प्लस बी का प्रोजेक्शन सी के ऊपर चाहिए। बताओ 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 फटाफट से कि गुरुजी इस केस के अंदर हम ए प्लस बी पहले काउंट कर लेंगे। कर लो भाई आराम से, ए प्लस बी काउंट कर लो। ए प्लस बी करोगे तो आई केप वाला आई केप के साथ में जुड़ जाएगा 2 आई केप, जे केप और -4 जे केप माइनस का 3 जे केप और के केप और 2 के केप, तो क्या आ जाएगा बोलो 3 के केप आ जाएगा। ये ए प्लस बी आ गया। और ए प्लस बी का अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, इसको पी वेक्टर मान लेते हैं, चलो इसको पी वेक्टर माना, तो ये आ जाएगा आपके पास पी वेक्टर डॉट सी केप, सही बात है। और सी केप को क्या लिखोगे कि गुरुजी सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड, पी डॉट सी, ये रहा आपके पास पी, ये रहा आपके पास सी, दोनों का डॉट और इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड। इसका डॉट करोगे तो 5 आ जाएगा, ये -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6 आ जाएगा, 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास 3, तो क्या आएगा बोलो 12 और 5 17, 17/3। राइट आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन में, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल, ए और बी अगर एकांक सदिश है और उनके बीच में एंगल अगर आपके पास क्या है 60 डिग्री है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। दो वेक्टर है जिनका ये यूनिमोडुलर है, एकांक सदिश का मतलब यूनिमोडुलर, यूनिमोडुलर भी बोल सकते हैं या यूनिट वेक्टर भी इनको बोला जा सकता है। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है और आपको बता रखा है दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, सीधा सा काम है। 2a को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया -12b वेक्टर डॉट a वेक्टर, माइनस आपके पास 3b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा आ गया।
तो ए डॉट ए बताओ क्या हुआ कि गुरुजी मोड ए का स्क्वायर हो गया, मोड ए का स्क्वायर। इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे क्योंकि सेम होते हैं, तो माइनस का 10 ए डॉट बी को मैंने लिखा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा लिख दिया, और ये आ जाएगा -3 बी डॉट बी को लिखा जाएगा बी के मोड का स्क्वायर। ध्यान रखना हर बार कि गुरुजी ए डॉट ए बराबर होता है ए के मोड का स्क्वायर। कल मैंने याद करवा दिया था ये वाली चीज। जरा देखो गुरुजी ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मतलब 8 × 1 -10 × 1 × 1, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 -3 × 1 ये आएगा। ये इससे कैंसिल हुआ 5, इसका मतलब 8 - 8 गुरुजी शहीद हो गया। ये तो है गुरुजी शहीद हो गया, सलाम कर लो इसको, तो सैल्यूट कर लो, शहीद हो गया। क्लियर है क्या? अरे मेरे भाई मैं इंग्लिश के अंदर बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ ले, काम चला ले। सही है। क्लास से पहले 1000 लाइक का उम्मीद है भाई मैंने उम्मीद लगा रखी है 1 के लाइक तो हो ही जाएगा, है तो हो जानी चाहिए क्लास से पहले पहले, एंड करूँ तब से पहले पहले। ओहो ओहो ओहो, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो बेटा, हर एक बच्चे का ये वाला टॉपिक कंप्लीट है ना। और अगर कंप्लीट नहीं है तो ध्यान रख लेना, एक तो है गुरुजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा टॉपिक है आपका 3D। हाल फिलहाल के अंदर यादें ताज़ा है 3D की, तो लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के साथ में कैसा बिहेव करते हो। गुरुजी ये जो क्लास आएगी वो क्लास आएगी आपको संडे को 3 बजे। ध्यान रखना, आंख नाक कान सब कुछ खोल के सुन लो, ये 3 टॉपिक का रिवाइज कर लेना पहले पहले ही। क्वाड्रेटिक का, कॉम्प्लेक्स का, 3D का, एक दिन के अंदर अगर एक जो आपके पास टॉपिक है उनके नोट्सों की अगर थोड़ी थोड़ी धूल भी अगर हटाओगे तो मुझे नहीं लगता कि संडे तक 3 टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने अब भी रिवीजन नहीं किया, 3 टॉपिक का एक साथ रिवीजन भी है और प्लस PYQs भी है, अगर आपने नहीं किया तो फिर भगवान मालिक है, हाथ जोड़ते हैं गुरुजी, हम सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। हैं हमारे पास इतना ही है कि हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, हम आपको तैयार कर लें। ऑफलाइन के स्टूडेंट तो है नहीं कि डंडे वंडे मार के भी पढ़ा दिए जाए वो बात अलग है, लेकिन गुरुजी ऑनलाइन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, टीचर के एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिमाग के अंदर सारी प्लानिंग है आपका रिवीजन कैसे कराया जाए। 3 टॉपिक पहले रिवाइज करा चुका हूँ, 3 और लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपसे। चलो जी, आपको दे रखा है a + b, b के परपेंडिकुलर है तो 2b + a के लंबवत है, तो बताना है आपको बच्चा मैं बताऊं इंग्लिश के अंदर कि ऐसा लिखा हुआ है कि a + b जो है बच्चा, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, a + b वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, b पे। दूसरा 2b + a जो है, 2b + a ये वाला जो वेक्टर है वो a के लंबवत है, तो आपको दोनों के अंदर रिलेशन बताना है क्या होगा, दोनों के अंदर रिलेशन बताना है क्या होगा। बच्चा देखो कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस का b वेक्टर और डॉट आपका b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया a.b + b.b, इसका मतलब बराबर क्या आया, 0। a.b बराबर आपके पास ऐसा लिख सकते हो क्या आप, -b के मोड का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, -b के मोड का स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से देख लो, b.b बराबर मोड b का स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया। एक इक्वेशन तो गुरुजी यहाँ से आई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों का डॉट भी 0 होगा तो वो आ जाएगा 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस आपके पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर और बराबर कितना, 0। a.b बराबर -b के मोड का स्क्वायर है, यहाँ पे रख लो। यहाँ पे b.a की वैल्यू रखोगे तो इसका मतलब -2b के मोड का स्क्वायर और a.a को क्या लिखोगे, a के मोड का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब आपको पता चला a के मोड का स्क्वायर 2b के मोड के स्क्वायर के बराबर है, तो a का मोड होगा आपके पास √2b का मोड, a का मोड बराबर होगा √2 × b का मोड। बात समझ में आ गई होगी, कौन सा ऑप्शन आएगा अच्छा, वो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। a का मोड बराबर होगा √2 × b का मोड। अगला सवाल, a और b दो समान मापांक वाले सदिश है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। a का मैग्नीट्यूड बराबर है आपका b का मैग्नीट्यूड है, जिनके बीच में एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 120
और a डॉट b बराबर -8 है तो a का मैग्नीट्यूड बताओ। बहुत सीधी सी गणित है, आपको पहले से ही डॉट दे रखा है a डॉट b, तो इसका मतलब गुरुजी a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा कोस थीटा, और a डॉट b बराबर कितना -8, यहाँ पे -8 बराबर गुरुजी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो b की जगह भी अगर मैं a लिखूंगा तो ये आ जाएगा a का मोड ही आ जाएगा, और यहाँ पर थीटा क्या है 120 है, कोस 120। आप जरा देखो -8 a इंटू ए बराबर मोड a का स्क्वायर, कोस 120 की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस कटा, a के मोड का स्क्वायर बराबर 16, तो a का मोड कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। a का मोड कितना आ जाएगा बिल्कुल 4 आपके पास a का मोड आ जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत होंगे, तो बताओ गणित कौन सी लगेगी इसके अंदर। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों परपेंडिकुलर है, जरा देखो कि a वेक्टर प्लस का b वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे a माइनस बी पे। इसका मतलब गुरुजी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। a प्लस बी डॉट a माइनस बी, गुरुजी ये तो सरासर 0 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -a डॉट b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो गुरुजी b डॉट a, और माइनस आपके पास गुरुजी b के मोड का स्क्वायर। गुरुजी ये तो गया, इसका मतलब गुरुजी a के मोड बराबर आपके पास b का मोड आएगा। बोलो सही है क्या बात। ये मैंने कल भी बता दिया था आपको कि a का मोड और b का मोड आपके पास जब 0 बराबर हो तभी ये वाली गणित 0 होगी, ठीक है ना, तभी ये वाली गणित 0 होगी। अब आपको ऑप्शन मिलाने पड़ेंगे, कौन सा ऑप्शन है। ये बोल रहा है a वेक्टर 0 है क्या, कोई नहीं बता सकते। b वेक्टर 0 है क्या, नहीं बता सकते। a प्लस बी और a माइनस बी में से कोई एक 0 हो तब चल सकता है क्या, तब चल तो सकता है भाई, तब चल तो सकता है ना। लेकिन एक गणित और है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तब भी हो सकता है। ये कोई सही कंडीशन के अंदर हालांकि अपन मान सकते हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी में से कोई एक 0 हो तब काम चल सकता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। वैसे अगर इसको ज्यादा डीप में लेके जाएं तो आंसर होगा डी। क्यों, क्योंकि गुरुजी ये एक कंपलसरी कंडीशन नहीं है, कंपलसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तब भी दोनों क्या हो सकते हैं परपेंडिकुलर। तो मैं और करेक्ट आंसर जो मानूंगा वो डी ऑप्शन को ही मानूंगा, क्योंकि आपके पास ए का मोड और बी का मोड अगर बराबर होगा तो भी आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर डी मानूंगा। कई बुकों के अंदर आपको बी भी मिलेगा, कई के अंदर आपको डी भी मिलेगा, सोच सोच का फर्क है। आंसर कई जगह बी भी सही माना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेरा जो नजरिया कहता है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग में अगर मैं मानता हूं तो आपके पास ए का मोड बी के मोड के बराबर हो तब भी हो सकता है, ठीक है ना। डी आंसर राइट। हाँ जी बोलो फिर। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस अगर बी वेक्टर हो तो इसको क्या कहोगे आप। दो वेक्टरों का मोड, प्लस का मोड और माइनस का मोड अगर बराबर होगा, प्लस का मोड और माइनस का मोड अगर बराबर हो तो आप मुझे बताओ कि वो वेक्टर आपके पास क्या होंगे, वो वेक्टर आपके पास क्या होंगे। दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। याद करवा रखा है यार, याद करवा रखा है। और कैसे बताया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड अगर ए माइनस बी के बराबर हो तो आपके पास इस कंडीशन को सोल्व करने से आता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी के। ध्यान रखो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टॉप मोस्ट सवाल बनता है भाई, ये टॉप मोस्ट सवालों में से एक है, टॉप मोस्ट सवाल बनता है ये, ठीक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही आ जाएगा। आगे चलते हैं हम और एक नया टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का मतलब होता है सदिश गुणन, वेक्टर का मतलब क्या होता है सदिश गुणन। दो वेक्टर का ऐसा हम प्रोडक्ट करें जिससे एक वेक्टर क्वांटिटी आती हो तो उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। दो सदिश मेरे पास है, दो वेक्टर है, दो वेक्टरों का मैं इस तरीके से प्रोडक्ट करूंगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, और वैसा जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको शो करते हैं अपन दो वेक्टरों के क्रॉस के द्वारा। एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो होता है आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू साथ में आ जाता है एन केप। ये जो एन केप है गुरुजी ये क्या है,
एन केप है ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत सदिश, ए वेक्टर व बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आपके पास यूनिट वेक्टर आता है, लंबवत इकाई सदिश। तो ये वाली चीज बेटा ध्यान रख लेना कि अगर आपको दो सदिशों के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर लाना हो तो वो किससे आएगा, वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कोई वेक्टर लाना हो तो किससे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से। सेम टू सेम कैसे आएगा, सेम टू सेम तो डायरेक्ट ही आता है भाई मेरे, सेम टू सेम तो डायरेक्ट ही आता है। अगर मान लो मैं कहूं आपके पास एक क्वेश्चन किया था अपन ने कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का दूसरा कोई वेक्टर कैलकुलेट करो, तो उसमें कोई लोचा ही नहीं था कि गुरुजी उसका यूनिट वेक्टर निकाला हमने और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 का आ गया। लेकिन जब भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पे लिखा हुआ हो कि लंबवत दिशा का वेक्टर निकालो, तो बच्चा ध्यान रख लेना परपेंडिकुलर का वेक्टर निकालने के लिए आपको दो वेक्टरों को क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसमें भी फर्क पड़ता है, किसका, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो वेक्टर लॉ होता है वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपने ए को बी से प्रोडक्ट किया, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर, ए को अगर आपने बी से प्रोडक्ट किया तो इस डायरेक्शन का कोई वेक्टर आ जाता है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में इधर का, ठीक है। अगर मान लो कि बी को आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो इस बोर्ड के अंदर जाने वाला वेक्टर आपके पास आ जाएगा। दोनों के अंदर फर्क है। इसके ये मेरा हाथ है, इस हाथ के परपेंडिकुलर पेन इधर भी हो सकता है, साथ इस हाथ के परपेंडिकुलर पेन ये इधर भी हो सकता है। बात समझ में आई। मेरे हाथ पे दो वेक्टर हो, इसको अगर इधर से इसको इधर से मल्टीप्लाई करें तब इधर का वेक्टर, इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें तो उधर का वेक्टर। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ है ना। हाँ जी, तो इसमें फर्क पड़ता है डायरेक्शन का। तो ये जो एन केप होता है वो डायरेक्शन बताता है ना, ये डायरेक्शन बताता है। तो ये आपके पास, इससे एंगल भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है वो देखो जरा कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर ए वेक्टर आपके पास लिखा हुआ हो, ए वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देता हूं मैं, a1 आई केप प्लस आपके पास b1 जे केप प्लस आपके पास c1 के केप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बराबर है आपके पास a2 आई केप b2 जे केप और प्लस c2 के केप अगर हो। और अगर आपको निकालना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालना हो तो ये होगा आपका डिटर्मिनेंट की हेल्प से आई केप जे केप के केप, ये आ जाएगा a1, ये b1, ये c1, ये आ जाएगा a2, b2 और c2। इसको जो परफॉर्म हम करते हैं वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से किया जाता है, सारणी की सहायता से इसको किया जाता है। ये होता है गुरुजी क्रॉस निकालने का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट से किया जाता है। इसका एक लॉजिक और है, और वो क्या है, अगर बच्चा मैं कहूं आपसे कि i को अगर आप i से क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, i का i से, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी a क्रॉस b जो आपने लिखा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आपने लिखा वो ये लिखा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा है ना इनटू n केप। साइन थीटा मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। i का जब आपने i से प्रोडक्ट किया मतलब आपके पास x एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फिर उसका यूनिट वेक्टर, दो सेम डायरेक्शन में, मतलब i केप का मैग्नीट्यूड i केप का मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, मतलब एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल अगर जीरो हुआ तो ये पूरा ही काम क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब आई केप डॉट आई केप बराबर क्या हो गया, जीरो। सेम तरीके से जे केप क्रॉस जे केप बराबर भी क्या हो गया, जीरो। सेम सेम दोनों खत्म हो जाते हैं गुरुजी, समझ गए क्या बात। कोई से भी दो सेम वेक्टर हो, कोई से भी दो सेम वेक्टर हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। जैसे मान लो कि मैं लिखूं आपके पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। कोई से भी दो सेम वेक्टर जो होते हैं आपके पास, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस कर दो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन लोचा तब होता है जब हम दूसरे से प्रोडक्ट इसको करने जाते हैं, दूसरे से प्रोडक्ट हम करते हैं, है ना। दूसरे से प्रोडक्ट देखो कैसे होगा, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। बच्चा ध्यान रखना कि ये जो फॉलो करता है वो आपके पास इस तरीके से फॉलो होता है। यहाँ पर आपके पास मिलता है आई केप, यहाँ पर होता है आपके पास जे केप और यहाँ पर होता है के केप। जब आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहे हो तो आगे वाला वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं आई को अगर आप जे से क्रॉस करो, आई क्रॉस जे करो तो आगे वाला, इधर से चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आई को जे से किया तो क्या आ जाएगा, के केप आ जाएगा।
अगर आपने जे को के से किया तो आई कैप आ जाएगा। इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप अगर आप करोगे तो वो क्या आएगा, आई आएगा। आपने के को आई से किया तो अगला आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आगे वाला आता रहता है। के कैप क्रॉस आपने आई कैप कर दिया तो जे कैप आ जाएगा। लेकिन उल्टा कर दिया तो पीछे वाला आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो कि इनका सीक्वेंस में उल्टा कर दूं, आई का और जे का। जैसे मैं करूं जे कैप क्रॉस आई कैप करूं, जे कैप क्रॉस आई कैप तो आएगा तो अगला, लेकिन क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब माइनस का के कैप आ जाता है। जैसे मैं लिखूं आपके पास जे कैप के कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं लिखूं तो माइनस का आई कैप आएगा। अगर मैं लिखूं आई कैप क्रॉस के कैप अगर लिखूं तो वो आएगा माइनस का जे कैप। बात समझ में आ गई होगी। अगर अपन चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो जस्ट अगला आ जाता है, लेकिन क्लॉकवाइज में चलते हैं तो अगला तो आता है लेकिन वो माइनस के साथ में आता है। ये प्रॉपर्टी काम इस वजह से करती है क्योंकि भाई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि सदिश गुणन के अंदर डिजिट को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज होने से माइनस का साइन आ जाता है। ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए होता है, ये आप ध्यान रखोगे। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। आपके पास पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होते हैं, डॉट में बराबर होते हैं। अगर मैं लिखूं ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी बराबर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, ये वाली चीज आप ध्यान रखो। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ये क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, इसका बराबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। वैसे ये आपके पास कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है आपके पास वो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, वो ये वाली प्रॉपर्टी है आपके पास, ये देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, ए क्रॉस बी बराबर अगर ए क्रॉस सी हो तो क्या होगा आपके पास, है ना। देखो अगर बच्चा लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बराबर आपके पास लिखा हुआ है ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो ऐसा केस देखो, आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे ए क्रॉस बी माइनस आपके पास ए क्रॉस सी। अगर इस पूरे में से मैं अगर ए वेक्टर को बाहर निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगा बताओ, बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर बराबर क्या आएगा, जीरो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो। आप जरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब पढ़ा दूंगा बेटा, है ना। कोर्स के अंदर मेरा ज्यादा पार्ट नहीं बचे, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ जो कंप्लीट हो जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर अगर बच्चा जीरो है, बताओ कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस जीरो कब होता है, ये बताओ। कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो होता है तो उसमें दो केस लगते हैं। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू होता है साइन थीटा। और अगर आपके पास ए क्रॉस बी बराबर अगर जीरो है तो इसके दो केस बनते हैं। अगर या तो पहली बात ए वेक्टर पैरेलल होता है बी वेक्टर के, तब बनता है। दूसरा केस आपके पास ए का मैग्नीट्यूड या बी में से किसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, तब आपके पास ये जीरो बन सकता है। तो इन दोनों का क्रॉस अगर जीरो है तो मैग्नीट्यूड अगर अपने को पता नहीं है तो आप क्या कहोगे, गुरुजी ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी माइनस सी के, तभी तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से जीरो आया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। और दोनों के बीच में एंगल अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल 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 बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको वेक्टर की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि बच्चा आपके पास कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो और उसके अंदर ये दे रखा हो ए बी और अगर सी दे रखा हो, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर ले लो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर। जैसे मान लो कि इसका एरिया निकालना है तो एक वेक्टर आपने ये ले लिया जैसे बी ए और एक ले लिया बी सी, तो इन दोनों का क्रॉस कर दो, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, और इसका मोड कर लिया तो ये क्या आ जाता है आपके पास, क्या आ जाता है, ट्राइंगल का एरिया। लेकिन ध्यान रखना एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, तब अपन ये वाला काम करते हैं, तब हम ये वाला काम करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ए से स्टार्ट करो, एक तो ए बी और एक आपके पास ए सी, तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस आपके पास ए सी वेक्टर, उससे भी ट्राइंगल का एरिया आएगा। सी से स्टार्ट करो तो सी बी और सी ए, तो ये आ जाएगा सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर,
दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड ले लो, ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। बात समझ में आई क्या? आ गई क्या बात समझ में? ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया होता है। ये जो आपके पास दे रखे हैं ABC, वो पोजीशन वेक्टर है वर्टेक्स के। जैसे आपको ये दे रखा है, ये वाला वेक्टर A वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। B का क्या है? B वेक्टर, और C का क्या है? C वेक्टर। ये वाला वेक्टर कैसे आएगा बताओ? जैसे मैं बात करूं, ये वाला A वेक्टर था, ये वाला B वेक्टर है, ये वाला C वेक्टर है। मैंने कहा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, तो अगर मैं A से स्टार्ट करूं, A से अगर स्टार्ट करूं तो क्या आएगा बताओ? कि गुरुजी AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मोड बाई 2 का है। AB वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर कैसे निकालोगे? लास्ट में से स्टार्टिंग, सही है। इसका मतलब ये आएगा B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, और इसका क्रॉस कर देंगे, AC वेक्टर है, AC मतलब C माइनस A, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, मोड कर लो, तो आपके पास आ जाता है एरिया। क्लियर हुआ? हाँ, नमूना बेटा आज शायद मुझे लगता नहीं है, थोड़ा सा टाइम शायद थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम अपने पास कम रहेगा। तो एक चीज में आपका रहे नहीं, वो चीज पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है भाई अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, है ना, इसके भी सवाल आपके पास बन जाते हैं। वो देखो, तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट अगर हम करें जिससे एक स्केलर क्वांटिटी आती हो, अदिश आती हो, तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल, और इसको हम बोलते हैं एक दूसरे नाम से। दूसरा होता है ब्रैकेट प्रोडक्ट भी होता है इसका नाम, है ना, कि ब्रैकेट वाला गुणा, वो होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, तीनों को बॉक्स के अंदर हम बंद कर देते हैं। ये है आपके पास डिनोट किसको करता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, अदिश त्रिक गुणनफल को ये डिनोट करता है। गुरुजी क्या होता है ये? कि अगर लिखा हुआ है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर मैं लिखूं इसको A डॉट B क्रॉस C, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, A डॉट B क्रॉस C, ब्रैकेट ABC को लिखा जाता है, एक वेक्टर आपने बाहर निकाला, बच गए दो उनका क्रॉस, या फिर ऐसा हो सकता है C को आपने बाहर निकाला तो इन दोनों का क्रॉस कर दो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और डॉट आप ऐसा लिख सकते हो C वेक्टर। बात समझ में आई कि आपके पास ABC का जो ब्रैकेट होता है उसमें से पहले नंबर को बाहर निकाला तो जो अंदर बच गए दोनों का क्रॉस, लास्ट को बाहर निकाला तो अंदर जो बच गए उनका क्रॉस, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर का डॉट करोगे C के साथ में, दूसरे वेक्टर के साथ में, तो डॉट से आती है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो ये पूरी आपके पास एक अदिश राशि होती है। लेकिन इसके अंदर, अच्छा थोड़े से लाइक कम है बेटा, है 1 के पहुंचा दोगे शायद। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं, कुछ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो वो प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी काम में आ जाएगी। अगर बच्चा आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी 2 डिजिट अगर सेम आ गई, 2 वेक्टर अगर आपके पास सेम आ गए, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम आ जाते हैं एक ही ब्रैकेट में, तो वैल्यू हो जाती है 0। अगर आपके पास A वेक्टर, B वेक्टर और C दे रखा है, ऐसा वेक्टर अगर आपको दे रखा है, अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनमें से किसी 2 की पोजीशन अगर आप इंटरचेंज करते हो, कोई भी 2 की पोजीशन अगर इंटरचेंज करते हो, तो उससे आपके पास माइनस का साइन आ जाता है, माइनस का साइन बाहर आ जाता है। जैसे इन दोनों को इंटरचेंज किया, माइनस का साइन बाहर, B वेक्टर, A वेक्टर और C वेक्टर आ जाएगा। अगर आप फिर से अगर इंटरचेंज करते हो, फिर से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया? बस, हाँ, चलो एक और इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप ध्यान रखोगे हेक्सागन का। ये रहा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का मतलब होता है चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक के आयतन का डायरेक्ट सवाल आया हुआ है एग्जाम में। चतुष्फलक का आयतन होता है, अगर उसकी संगामी कोरें दे रखी है, संगामी कोरें अगर आपको दे रखी है, चतुष्फलक आपके पास जो बनता है वो इस टाइप का बनेगा। ये चतुष्फलक है, ये आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, अगर ये D पॉइंट है, ये वाली कोर अगर A है, ये वाली कोर अगर B है, ये वाली कोर अगर आपके पास C है,
तो इस चतुष्फलक का जो आपके पास आयतन होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। लेकिन एक और चीज आप ध्यान रखोगे इसी के केस में कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले 3 वेक्टर चाहिए होते हैं इसके अंदर। अगर 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले 3 वेक्टर कैलकुलेट कर लेना, वो टेट्राहेड्रन का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, वॉल्यूम आ जाएगा। एक मिनट देखना कि बच्चा अगर आपको 4 वेक्टर दे रखे हैं, 4 वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो ऐसे केस में जरा देखना क्या होगा। अगर ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, तो ये आपके पास एक चतुष्फलक बनता है। और इस चतुष्फलक का जो आपके पास एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, सॉरी, इसका जो वॉल्यूम आपके पास होगा वो आ जाएगा 1/6। एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर लो, चाहे वो कोई सी भी हो। मैंने ए से स्टार्ट किया तो ए बी वेक्टर, फिर क्या आ जाएगा ए सी वेक्टर, फिर क्या आ जाएगा आपके पास ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। बात समझ में आई होगी। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले 3 वेक्टर चाहिए। जैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, बी से स्टार्ट कर लो आप, बी ए वेक्टर कर लो, बी सी वेक्टर कर लो और बी डी वेक्टर कर लो। 4 वेक्टर अगर दे रखे हैं, जैसे मान लो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर और इसका डी दे रखा है, तो आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से। जैसे मान लो मैं कहूं कि बी ए वेक्टर बताओ रे क्या आएगा, तो आप कहोगे गुरुजी लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे, ए में से बी को माइनस, इसका मतलब आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी सी क्या कि गुरुजी सी में से बी को माइनस कर दिया, सी में से बी को माइनस। बी डी का मतलब क्या है कि गुरुजी डी में से बी को माइनस कर दो, है ना। इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, जब 4 दे रखा हो तो ये वाला लॉजिक काम में ले लेना। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी करवा देंगे। अब इन्हीं के बेस पे कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी देख लो, है ना। चलो चलो, प्रॉपर्टी शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है, प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी है। अब इन्हीं के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपसे, है ना, ताकि अपना काम कंप्लीट हो। चलो बच्चा, ये रहा सवाल आपके पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है ना, डी माइनस बी तो कराए। चलो जी, आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फटाफट से जवाब दो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फटाफट बोलो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। गुरुजी ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं कि वो निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से। और इसके अलावा बेटा मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। जैसे आज लिमिट्स का है, लिमिट्स कंप्लीट होते ही कॉम्प्लेक्स का और फिर उसके बाद में वेक्टर का, तो मैं साथ साथ में आप कॉन्सेप्ट रेडी रखो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा दूंगा, है ना। ऐसा करेंगे, कल इस क्लास की जगह अपन प्रैक्टिस सेट लगा देंगे, ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह कोई और भी होंगे तो क्लास खत्म होने के बाद में आप कमेंट कर लेना और वो डाउट मैं आपका कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी अपन मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। चलो जी, ए क्रॉस बी करना है तो गुरुजी आई केप, जे केप और के केप। आई केप का कोफिशिएंट ये है 2, 1 और 3, और दूसरा वाला क्या है 1, 3 और 3, ठीक है। आई केप के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 मतलब -6। जे केप के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 3 मतलब 3। के केप के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 1 मतलब आपका, लो भाई अब मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। मैग्नीट्यूड -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, बताओ कितना आएगा। 9 और 5 14 और 6, इसका मतलब आपके पास 1 बचा 3, 3 6 1 7, √70 आएगा। √70 सही है क्या? √70 आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर। आगे बढ़िए, लो जी, ए क्रॉस बी और अगर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो क्या? फटाफट से बताओ। अगर ए क्रॉस बी और ए डॉट बी अगर ये दोनों बराबर है, क्रॉस और डॉट अगर बराबर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो बताओ। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, फटाफट से बताओ, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में। कि गुरुजी बहुत सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए का मोड, बी का मोड और इंटू साइन थीटा लिखते हैं। मोड है तो एन केप 1 हो जाता है। ए डॉट बी को क्या लिखा जाता है गुरुजी? ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा लिखा जाता है। गुरुजी ये दोनों गए, टेन इधर आया, सॉरी कोस इधर आया, टेन थीटा बराबर 1, इसका मतलब गुरुजी थीटा बराबर π/4, इसका मतलब गुरुजी 45 डिग्री होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सही बात है।
आगे बढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल, आई केप प्लस जे केप, आई केप प्लस जे केप और जे प्लस के लंबवत एकांक सदिश, लंबवत आपको एकांक सदिश निकालना है। मैंने कहा भाई जब इन दोनों के लंबवत अगर आपको सदिश निकालना है तो पहली बात अपन बेईमानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा है। इन दोनों के साथ में आई का आई से गुरुजी 1, जे का जे से गुरुजी -1, 1 - 1 बराबर 0। इसका इसके साथ में डॉट करके देखो, जे का जे से गुरुजी -1, इसका इसके साथ में गुरुजी +1। इसका मतलब गुरुजी ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है ना बेटा, कोर्स के अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन का पार्ट और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बचा हुआ है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब भाई क्लास का टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, प्यार सम्मान जो भी है कमेंट बॉक्स में डाल देना। कल आपका प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा मैं वेक्टर का इसी टाइम पर 11 बजे, लेकिन 2 PM वाली क्लास आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। लिमिट्स वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से कवर करना है। आज 3 टाइप की लिमिट उसके अंदर कंप्लीट करा दूंगा, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इनफी माइनस इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो 2 PM वाली क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।